तो प्यारे साथियों, एक छोटे से गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। और पति जो था वो गांव में ही आस पड़ोस जो श्रमिक का काम हुआ करता था, खेती बाड़ी का, वो खेती बाड़ी का काम किया करता था। अच्छा, इन पति पत्नी का स्वभाव ऐसा था कि पूरे गांव में बड़ा ही मिलनसार स्वभाव था। पूरे गांव में लोग इस पति पत्नी की मिसाल दिया करते थे कि दोनों कितने प्यार से अपना जीवन यापन करते हैं और दोनों कितने प्यार से अपने कामों को रोज निपटाते हैं। पति पत्नी को एक दूसरे से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। हालांकि पति पत्नी गरीब जरूर थे, मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपने घर का गुजारा चला रहे थे, लेकिन कभी भी दोनों लोगों को किसी से, यानी पति को न पत्नी से और न पत्नी को पति से किसी प्रकार की कोई शिकवा गिला नहीं थी। दोनों की बस एक ही इच्छा थी कि हे ईश्वर, एक संतान दे दो। शादी के कई साल गुजर चुके थे, लेकिन दोनों के संतान नहीं थी। इसलिए वो दर दर जहां भी जाते, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जहां भी जाते, वहां ऊपर वाले से एक ही गुहार लगाते कि हे ईश्वर, हमें एक संतान दे दो। और कुछ दिन बाद उनकी ये मुराद पूरी हो जाती है। ईश्वर एक उन्हें संतान दे देता है, जिसका नाम ये दोनों पति पत्नी मिलकर रखते हैं विपिन। विपिन पैदा होने के बाद जब होश संभालता है, जब कुछ पढ़ने जाने लायक होता है, तब पति पत्नी उसका एडमिशन करवा देते हैं गांव के ही प्राइमरी पाठशाला में। और फिर वो अपनी पढ़ाई शुरू करता है। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़नी शुरू होती है और जैसे जैसे उसकी क्लासें अगली कक्षा में जाने लगता है, कक्षा 5 की ही बात है, जब वो कक्षा 5 में ही था, अचानक एक दिन स्कूल के मास्टर साहब कहते हैं कि तुम कल अपने पिताजी को बुलाकर लेकर आना। अब चूंकि विपिन डर जाता है, सहम जाता है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो आज मास्टर साहब क्लास के बाबूजी को बुला रहे हैं। अब विपिन डर के मारे परेशान हैरान होकर अपने घर जाता है और शाम को अपना स्कूल का काम करते हुए, होमवर्क पूरा करते हुए अपने बाबूजी से दबे मन से कहता है कि बाबूजी, आपको स्कूल में हमारे जो मास्टर साहब हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, क्लास टीचर साहब, उन्होंने बुलाया है। पिताजी भी डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि हो सकता है कोई ऐसी अनहोनी कर दी हो। वो बेटे से पूछते हैं, बेटा सब ठीक ठाक तो बेटा विपिन कहता है कि हाँ बाबूजी, सब ठीक ठाक है, पता नहीं किस लिए आपको मास्टर साहब ने बुलाया है। अब विपिन के पिताजी अगले दिन साइकिल पर बैठाते हैं विपिन को, कहते हैं बेटा आज पैदल मत जाओ, रोज तुम पैदल स्कूल जाते हो, 1 ही किलोमीटर की बात है, मेरे गांव में ही स्कूल, तो वहां तक तुम्हें छोड़ दूंगा, वैसे तुम्हारे स्कूल से मिल लूंगा, स्कूल के जो क्लास टीचर हैं उनसे मिल भी लूंगा, और फिर मैं अपने दैनिक जो मजदूरी करता हूं उस पर चला जाऊंगा। अब बेटा भी खुश होता है। अब पिताजी उसको साइकिल पर बैठाते हैं, साइकिल पर बैठा कर लेकर जाते हैं, मास्टर साहब से मिलते हैं। मास्टर साहब अपने उस विपिन यानी अपने उस शिष्य के बारे में उसके गार्जियन को, उसके पिताजी को बताते हैं। दोस्तों, कहते हैं, कहावत है कि होनहार वीरवान के होत चीकने पात। तो बताते हैं कि आपका बेटा जो है, इसके अंदर इसका भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है। इसको जो भी दिया जाता है, पूरे क्लास में कोई अपना काम पूरा कर कर नहीं आता है, लेकिन ये अपना काम पूरा कर कर आता है, और जिससे जो भी याद करने के लिए दिया जाता है, ये बखूबी उन सारी चीजों को याद करके आता है। अब पिताजी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। भाई कोई भी होगा, कोई भी बाप होगा, जब उसके बेटे की बड़ाई होगी तो जाहिर सी बात है वो खुश हो जाएगा। वैसे ही विपिन के पिताजी भी खुश हो जाते हैं। आते हैं घर पे, उसकी माँ को शाम को मजदूरी करके आते हैं, बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात थी, इसलिए मास्टर साहब ने बुलाया था। अब माँ भी खुशी हो जाती है, दोनों को खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब विपिन के पिताजी विपिन को मेहनत मजदूरी और ज्यादा करने लगे थे और अपने बेटे को एक सपना दिखाते, कहते कि बेटा तुम पढ़ाई करो, जितनी तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हारा बाप चाहे जितनी मेहनत मजदूरी करना पड़ेगा, चाहे जो करना पड़ेगा, मुझे दिन रात अगर दिहाड़ी करना पड़ेगा बेटा, तो मैं दिन रात दिहाड़ी करूंगा, लेकिन तुम जहां तक पढ़ना चाहते हो तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। अब विपिन भी खुश हो जाता है कि पिताजी मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं। अब धीरे धीरे समय गुजर जाता है, समय को जैसे पंख लग गए थे। 5 साल का दिन गुजर जाता है, हाई स्कूल की परीक्षा आती है। हाई स्कूल में बहुत अच्छे अंकों के साथ विपिन
क्लास 10 की परीक्षा उत्तीर्ण करता है। अब 2 साल और गुजरता है और वो इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है। इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अगले क्लास में जाने के लिए, यानी विपिन को ग्रेजुएशन करने के लिए पिताजी कहते हैं कि बेटा देखो, मैं अब बुजुर्ग हो चुका हूं और उतना काम धाम कर नहीं पाता हूं, तो तुम मेरा कुछ काम में हाथ बटाओ, तभी मैं तुम्हें ग्रेजुएशन करा सकता हूं, अन्यथा बेटा तुम्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। और स्थिति ऐसी आ जाती है कि बीच में जब इसका विपिन का एडमिशन होने वाला होता है तो उसके पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है। और फिर विपिन ने कभी मेहनत मजदूरी का काम किया नहीं था, इसलिए उसका उस साल एडमिशन नहीं हो पाता है। विपिन बहुत थक हार जाता है, कई अपने मित्रों से, कई गांव वालों से कहता है कि कुछ पैसे जुगाड़ कर दो, मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लूं, लेकिन कोई भी विपिन की सहायता करने को तैयार नहीं था। विपिन थक हार जाता है दोस्तों। थक हारने के बाद उसके पिताजी भी कहते हैं कि बेटा शायद अब आगे की पढ़ाई तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखी है, अब तुम पढ़ाई लिखाई बंद कर दो। वो कहता है कि ठीक है बाबूजी, अगर आप ऐसा ही चाह रहे हैं तो मैं पढ़ाई लिखाई बंद कर देता हूँ। और वो पढ़ाई लिखाई बंद कर देता है। और पढ़ाई लिखाई बंद करने के बाद 1 आध महीने जैसे तैसे उन किताबों से अपना दिल लगाता है, उन किताबों में धीरे धीरे पढ़ाई करता रहता है। उसके बाद वो देखता है कि मैं किसी नौकरी में, किसी जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करूं। और फिर फॉर्म अप्लाई करने का सिलसिला उसका शुरू होता है। वो फौज की तैयारी करने लगता है, भारतीय थल सेना में जाने के लिए। अब वो दिन रात सुबह 4 बजे ही उठ जाता, रोड पर दौड़ लगाता। दौड़ लगाने के बाद रियाज करता, अच्छा खासा पढ़ाई करता, परीक्षा की तैयारी करता फौज में भर्ती होने के लिए। उसके माता पिताजी जब उसकी लगन देखते हैं कि विपिन सुबह ही उठ जाता है, शाम को भी समय से ट्रैकसूट पहनकर दौड़ने चला जाता है, बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगने लगता है कि उनके सपने अब पूरे हो जाएंगे। उनका बेटा जिस तरीके से मेहनत कर रहा है वो फौज में भर्ती हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक दिन सुबह 4 बजे के समय विपिन रोड पर दौड़ने जाता है। और जब विपिन दौड़कर लौट ही रहा था धीमी धीमी स्पीड में, उधर एक उसी थाने में पोस्टेड एक दरोगा साहब, जो उस थाने के इंचार्ज होते हैं, वो अपनी बुलेट से रात की गश्त करके वापस आ रहे थे। और विपिन जैसे ही उस बुलेट देखता है कि दरोगा साहब वर्दी लगा कर आ रहे हैं, उसे थोड़ा सा गर्व महसूस होता है कि चलो पुलिस की या फौज की तो वर्दी पहनूंगा ही। वो नमस्ते करता है और नमस्ते करने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाता है, वैसे उनकी बुलेट क्रॉस कर जाती है और उसका वो हाथ, उसकी वो कोहनी जाकर सीधा दरोगा के मुंह पर लग जाती है। और दरोगा जैसे ही अपनी बुलेट किनारे कर कर रोड के खड़ा करता है बुलेट, और उसके बाद विपिन से पूछता है तुमने मेरे मुंह पे कैसे अपनी जो ये घुटने हैं, घुटनों से कैसे मारा। विपिन जय हिंद करता है, कहता है साहब वो गलती हो गई, मैंने मारा नहीं साहब, मैं आपको जय हिंद करना चाहता था साहब, लग गई। लेकिन दरोगा तो अपने पूरे एकदम रुआब में, घमंड में चकनाचूर, विपिन को 3-4 तमाचा खींच के मारता है उसी रोड के किनारे सुनसान। विपिन अकेला नौजवान तो था, वो चाहता तो वापस कर देता वो हाथ, लेकिन बहुत कुछ सोच के परवरिश उसकी ऐसी थी कि वो संकोच बस उस दरोगा को कुछ नहीं कहता है। और दरोगा सीधा माँ बहन की गाली देते उसे गाड़ी पे बैठाता है, अपनी उस बुलेट पर बैठाकर सीधे विपिन को थाने लेकर जाता है। और थाने जब पहुंचता है कहता है कैसा है, तुम्हें भेजूंगा जेल, अब तुम्हारा कुछ नहीं होना है, तुम्हारी वर्दी का जो सपना है ना, वो सपना चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन फिर पूरी कहानी में कुछ ऐसा हुआ कि उसी 1-2-4 हाथ ने, जो दरोगा ने विपिन को मारा था, उसी 2-4 हाथ ने विपिन की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। वाकई में पूरी कहानी में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनने के बाद आप भी एक बार गौरवान्वित महसूस करेंगे, बड़े गर्व में आ जाएंगे कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए कहानी में। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही रोचक है और आपके दिल को छू लेने वाली है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है दोस्तों कि मेहनताना के तौर पर बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारी मेहनत को देखते हुए आपका सर पे हमारे हाथ ऐसे बना रहे, आपका आशीर्वाद ऐसे बना रहे। वीडियो को एक लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले अंदर से, और मैं आपके लिए ऐसी समाज को सुधारने वाली सामाजिक कहानियां, दिल को छू लेने वाली कहानियां रोज रोज आपके लिए लाता रहूं।
दोस्तों, सबसे पहले उन लोगों के नाम जिनका प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था, उसके बाद मैं कहानी को वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां से कहानी को हम छोड़ कर आए थे। सबसे पहला नाम है सुदेश कुमार का। दूसरा नाम है श्रवण कुमार हरदोई, जिनका प्यारा सा कमेंट हमें हर कहानी पर मिलता रहता है। तीसरा नाम है शिव भगवान सिंह। अगला नाम है बीरेश प्रसाद सिंह। अगला नाम है बिरजेंद्र। दीपक जायसवाल है। बिंदु प्रजापति हैं। पवन कनौजिया हैं झारखंड से। विपिन है। इन लोगों का प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था। उम्मीद है ये पूरी कहानी सुनकर आप हमें जरूर ये बताएंगे कि आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दिया करिए कि आप ये पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, किस मोहल्ले से, कहां से सुन रहे थे, ताकि हमें भी तो पता चले कि आप हमारी कहानियां कहां से देखते हैं और हमारी कहानियां कहां तक पहुंच रही है। फिर हर कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। कहानी को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए कहानी को फिर से वहीं से शुरू करते हैं। दरोगा थाने में ले जाता है, धमकाने लगता है कि अब तुम्हें जेल भेज दूंगा। अब विपिन की हालत जो है वो पूरी पछता हो जाती है। अब जब इधर सुबह सुबह वो 4-5 बजे उठकर दौड़कर 6 बजे तक अपने घर आ जाता था, और जब घर नहीं आया तो माँ बाप खोजना शुरू करते हैं। काफी देर तक खोजबीन होती है। जब विपिन का कहीं अता पता नहीं चलता है तो कुछ लोग सलाह देते हैं, भैया ऐसा एक बार थाने पर जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दो, कहीं ऐसा तो नहीं विपिन के साथ कोई हादसा हो गया हो। अब उसके पिताजी बुझे मन से थाने पर जाते हैं रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। और थाने पर जैसे ही पहुंचते हैं रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, अभी एक सिपाही से सारी बातें बताए थे कि मेरा बेटा दौड़ने जाता था, आज सुबह दौड़ने गया लेकिन वो घर वापस नहीं आया। तो सिपाही कहता है कि दरोगा साहब, आज सुबह सुबह एक लड़के को पकड़ कर लेकर आए हैं, वो बगल में जो हवालात है उसी हवालात में बंद किए हैं। अब जैसे ही हवालात में उसके पिताजी जाते हैं, देखते हैं अरे ये तो विपिन भी अपने पिताजी को देखता है। तो दरोगा साहब ने मुझे मारा और मारने के बाद मुझे पिताजी जबरदस्ती थाने उठाकर लेकर आए और कह रहे हैं कब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें जेल भेज दूंगा। अब उसके पिताजी दरोगा साहब से मिलते हैं, कहते हैं साहब मैं मेहनत मजदूरी करने वाला गरीब आदमी हूँ साहब, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। मेरा बच्चा बहुत सीधा साधा है साहब, अभी तक इंटर की पढ़ाई की है साहब, वो फौज की तैयारी कर रहा है, अगर आप उसके ऊपर मुकदमा लगा देंगे साहब तो उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन दरोगा इतना घमंड में थे, दरोगा इतना रुआब में थे कि वो विपिन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। अब पिताजी जुगाड़ लगाना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि दरोगा साहब यही बगल का एक जिला है, उसी जिले के गांव के रहने वाले हैं। अब बेचारे विपिन के पिताजी साइकिल लेकर करीब 30-35 किलोमीटर की दूरी उस जिले में प्रवेश करते हैं, उस गांव में जाते हैं जहां दरोगा का घर था। अब जब दरोगा के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरोगा के दरवाजे पर कई लोगों की भीड़ लगी हुई है, कई लोग कुर्सी लगाकर बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। अब सब समझ नहीं पाते मैटर क्या है, तो पता चलता है, कुछ लोग बताते हैं कि दरअसल दरोगा के पिताजी गांव के ही सरपंच हैं और थोड़ा राजनीतिक टाइप के व्यक्ति हैं। अब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद दरोगा के पिताजी से कहने लगते हैं कि आपके बेटे जो दरोगा हैं जिनका नाम अजय है, अजय साहब ने हमारे बेटे को ऐसे ऐसे पकड़ लिया है और अगर आप एक बार कह देंगे तो बड़ा एहसान होगा, मेरे बेटे को छोड़ दे। अब जो अजय यानी दरोगा के पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन उसके पहले बाकायदा विपिन के पिता को बेइज्जत करते हैं। बेइज्जत करने के बाद वहां पर कई लोग इकट्ठा होते हैं, कई लोगों के सामने बेइज्जत करने के बाद कहते हैं कि तुम जैसे लोग यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, हम सिफारिश करने के लिए न बैठे हैं, मेरा बेटा दरोगा है, वो सही काम करता है, चलो ऐसी बात है मैं कह दे रहा हूं कि वो तुम्हारे बेटे के नाम कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेगा। अब अजय के पास फोन जाता है दरोगा साहब के पास, उसके पिताजी बताते हैं कि दरअसल एक लड़के को तुमने पकड़ा है, उसके ऊपर कोई केस वोस मत लगाना, विपिन नाम है। तो दरोगा साहब कहते हैं कि ठीक है। अब दरोगा साहब फिर उनको ये बात लग जाती है कि उसके पिताजी घर तक पहुंचे थे। अब दरोगा साहब बीच बीच में परेशान करने लगते हैं, और जब विपिन और विपिन के परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, जब उन्हें लगता है कब जीवन दुश्वार कर देगा ये दरोगा, तो एक दिन निर्णय लेते हैं विपिन के पिताजी कि बेटा ऐसा है कि अब जिंदगी यहाँ काटना
मुश्किल है, क्योंकि तुम अभी फौज की तैयारी कर रहे हो, अभी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसे में दरोगा के मन में अगर आएगा तो वो किसी चीज में, किसी और धारा में अपना वो लगा के तुम्हें जेल भेज देगा, तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी। तब तीनों लोग यानी विपिन की मम्मी, विपिन के पिताजी और विपिन, तीनों लोग बैठकर निर्णय लेते हैं कि हम लोग किसी शहर चले जाएं और शहर में रहकर अपना जीवन गुमनामियों में गुजारे, और गुजार कर जैसे तैसे अपना जीवन वहीं पे जो कुछ करना है विपिन तुम वही करना, अपनी फौज की तैयारी वही करना। और फिर अगले ही दिन ये लोग अपने घर के, जो गांव में इनका घर था, उस घर में ताला लगाकर एक शहर चले जाते हैं। वहां पर शहर पहुंचकर विपिन के पिताजी फिर से मेहनत मजदूरी करने लगते हैं, किराए का घर लेते हैं। किराए का घर लेने के बाद वहां पर फिर विपिन अपना खाली ही बैठा था, पढ़ाई करता, दिन भर तैयारी करता। फिर वहां पर वो कुछ अच्छे लोगों के संपर्क में आ जाता है विपिन। फिर लोगों से जब पता करता है कि क्या करना है, आगे जिंदगी कहाँ जाएगी, कौन सी नौकरी करना है, तो कई लोग उसके जो दिमाग था, उसकी जो पढ़ाई थी, उसे देखकर कहते हैं कि भाई साहब तुम आईएएस पीसीएस क्यों नहीं बन जाते, यूपीएससी की परीक्षा दो और तुम्हारा दिमाग भी बहुत तेज है विपिन, तुम डायरेक्ट अधिकारी बन जाओगे। अब ये बातें विपिन टाल रहा था क्योंकि उसने ग्रेजुएशन कर नहीं रखी थी। अब कई लोग विपिन के पिताजी से भी ये बातें कहने लगे थे कि तुम्हारा लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है और वो आईएएस पीसीएस बन सकता है, उसे पढ़ाओ। अब विपिन के पिताजी विपिन से कहते हैं कि बेटा मेहनत मजदूरी मैं और कर लूंगा और तुम यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करो, क्योंकि बेटा हमें गांव भी वापसी करनी है और तुम्हें एक बहुत बड़ा अधिकारी बनना है और तुम्हें हम कितनी बेइज्जती झेल कर आए हैं उसका बदला लेना है। अच्छा एक चीज थी, विपिन के पिताजी जब प्रधान के घर से वापस आए थे, दरोगा के घर से वापस आए थे, तो उसमें कोई ऐसा व्यक्ति बैठा था जो विपिन को परिचित था। विपिन का, वो विपिन से आके बता दिया था कि विपिन तुम्हारे पिताजी के, दरोगा के पिताजी ने जब सिफारिश लगाने गए थे तो उन्होंने बहुत बदतमीजी की थी। वो बातें भी विपिन के माइंड में आ जाती हैं जब उसके पिताजी कहते हैं बेटा उनसे बदला भी लेना है। अब ये सारी चीजें विपिन के मन में अंदर से ना आग भर देती हैं और विपिन फिर यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करता है। और यूपीएससी की तैयारी करना जब शुरू करता है तो दिन रात मेहनत लगाकर उसे अपने पिता का बदला लेना था, अपने पिता की बेइज्जती का बदला लेना था और उसे कुछ बनकर दिखाना था उस दरोगा को कि दरोगा साहब देखो आज मैं क्या हूं। और फिर वो यूपीएससी के एग्जाम आता है, यूपीएससी की प्री परीक्षा देता है। प्री में दोस्तों वो पहली बार में फेल हो जाता है। फिर घर में थोड़ा सा मातम सा छा जाता है। पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम्हारे बस की बात तो नहीं है। वो कहता है कि पिताजी मेरे सब बस की बात है, लेकिन पहला एग्जाम था, मुझे नहीं पता था। अच्छा इस बीच में उसने ग्रेजुएशन अपना 3 साल में कर लिया, तैयारी भी करता रहा। उसके बाद फिर दूसरी परीक्षा आती है, दूसरी परीक्षा में वो अपना प्री देता है, प्री पास हो जाता है। इस बार मेंस देता है, मेंस भी पास हो जाता है और फिर इंटरव्यू देता है और इंटरव्यू में फेल हो जाता है। और जब दूसरी बार ऐसा होता है तो उसके पिताजी कहते हैं बेटा लगता है अब हम यही शहर में ही गुमनाम भरी जिंदगी गुजारेंगे, अब हम घर वापस नहीं जा सकते, गांव वापस नहीं जा सकते। विपिन कहता है कि नहीं पिताजी अभी मैं एक ट्राई और करूंगा, एक प्रयास और करूंगा। फिर विपिन इस बार उन दोनों जो 2 बार फेल हुआ था, 2 बार असफल हुआ था, उससे सीख लेते हुए, उस चीजों को पहचानते हुए कहां कहां पर उसकी गलती हुई थी, उन गलतियों को दोबारा ना दोहराते हुए अपने मन में एक सपना, एक उमंग लेकर फिर से तैयारी करता है। और कुछ दिन बाद ही जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है पास, अब की बार वो प्री भी पास कर जाता है, मेंस भी पास कर जाता है। इंटरव्यू होने के बाद जब मेरिट लिस्ट जिस दिन आनी थी उस दिन सारे घर वाले इकट्ठा होकर बैठते हैं। विपिन के मम्मी, विपिन के पापा और विपिन सब लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। कब रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट आएगा। शाम को इतने बजे रिजल्ट आने की घोषणा है, इतने बजे तक रिजल्ट आएगा। और फिर शाम को जैसे ही 7 बजते हैं और यूपीएससी का रिजल्ट जारी किया जाता है, विपिन अपना रोल नंबर डालकर मोबाइल में चेक करता है तो पता चलता है इस बार वो आईपीएस बन गया है, एक जिले का पुलिस अधिकारी बन गया है। वो खुशी से उछलता है और कहता है अब मैं बताऊंगा उस दरोगा को। तो उसके पिताजी कहते हैं बेटा देखो हमें खुशी में भी वैसे रहना चाहिए और गम में भी रहना चाहिए।
बेटा अगर ये बातें दरोगा को अभी पता चल गई तो तुम्हें किसी धारा में जेल भेज देगा, जलता तुमसे ही है वो, और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेटा भी किसी को कुछ मत बताओ, तुम सीधा ज्वाइन करो, ज्वाइन कर ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग करने के बाद जब आना तब बताना। वो कहता है कि ठीक है पिताजी, आप जैसा कह रहे हो वैसा ही करता हूँ। और फिर उसका लेटर आता है, वो जाकर बाकायदा आईपीएस की ट्रेनिंग करता है। आईपीएस की ट्रेनिंग करने के बाद उसकी जब पहली पोस्टिंग आती है, जिस जिले में पोस्टिंग आती है उस जिले में देखता है कि एक थाने में एक दरोगा की तैनाती होनी है। और वो इत्तेफाक देखिए कि वो ट्रांसफर करवाता है दरोगा का, अजय का, अपने थाने में, और सरकार भी दरोगा को वहीं भेजना चाहती थी, उसी थाने में। और पूरा का पूरा समय अब बदल चुका था। अब उसी थाने में वो दरोगा बनकर आता है, वही दरोगा जिसने कभी विपिन के पिताजी की खिल्लियां उड़ाई थी, वही दरोगा जिसने उस दिन घमंड के चक्कर में फौज की तैयारी करते हुए उसी लड़के को, नौजवान लड़के को 4-5 थपेड़े मारे थे। सब कुछ सोचता है और फिर ये बात अजय दरोगा को कानों कान खबर नहीं चलती, पता ही नहीं चलती कि जो हमारा अधिकारी है, कप्तान साहब है, वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिसको मैंने कभी किसी समय पर थप्पड़ मारा था। वही लड़का है जिसका बाप मेरे बाप के सामने सिफारिश कर कर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने गया था। कुछ भी नहीं समझ पाता है अजय दरोगा। अब अजय दरोगा एक दिन थाने में बैठा रहता है, अचानक देखता है सामने से कप्तान साहब की गाड़ी आ रही है। गाड़ियों का काफिला पहुंचता है थाने पर। दरोगा तुरंत ही सलूट मारता है, कहता है जय हिंद सर। अब जब नजर पड़ती है अजय दरोगा की विपिन एसपी साहब के ऊपर, दोनों की निगाहें मिलती हैं और फिर एसपी साहब हल्का सा मुस्की चेहरे पर आ जाती है। और उस मुस्कान और उन आंखों और उस चेहरे की लालिमा को देखते हुए अजय दरोगा तुरंत समझ जाता है कि वही लड़का है जिसको मैंने कभी थपेड़े मारे थे। और ये मुस्कान, ये चेहरे की हंसी और ये चेहरे की लालिमा कप्तान साहब के उस दरोगा के दिल में जाकर चुभ जाती है और लगातार ही चुभती रहती है। लेकिन विपिन उस दिन कुछ नहीं करता है, पूरे थाने का मुआयना करता है। मुआयना कर कर अपना लाव लश्कर लेकर सीधा अपने कार्यालय, कप्तान साहब के अपने कार्यालय पर चला आता है। अब अजय दरोगा अपने पिताजी को फोन करते हैं और कहते हैं कि देखो पिताजी, वही लड़का जिसके पिताजी आपके पास गए थे, हाथ जोड़ रहे थे छुड़वाने के लिए, वही लड़का मेरे यहाँ कप्तान बनकर आ गया है। अब तुम न मेरी नौकरी रहेगी और न मैं रहूंगा। समय अब पूरी तरीके से बदल चुका है। उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मिलूंगा जाकर। उसके पिताजी से मिलूंगा। उसके पिताजी से, विपिन के पिताजी से मिलने के लिए अजय के पिता, दरोगा साहब के पिता, कप्तान साहब के पिता से मिलने के लिए गांव आते हैं तो पता चलता है कि वो लोग तो काफी दिन पहले ही गांव छोड़कर जा चुके हैं। फिर जैसे तैसे पहुंचता है विपिन के बंगले पर उसका पिताजी, अजय का, दरोगा का, और हाथ पैर जोड़ता है उसके पिताजी से कि देखो मेरे बेटे की नौकरी ना जाए। एक समय था जब आपका बेटा भर्ती नहीं हुआ था फौज में, आप भीख मांग रहे थे। आज तो मेरा बेटा भर्ती है, नौकरी भी किया, अब रिटायर होने वाला है। ऐसे समय में उसके ऊपर नौकरी चली जाएगी तो क्या खतरा मंडराएगा। उसके पिताजी उसे माफ कर देते हैं, कहते हैं कि ठीक है जाओ। लेकिन विपिन उन दिनों को याद करके दरोगा अजय को कि कैसे बेइज्जती हुई थी, दरोगा अजय को सारी जांचें बैठाता है, कहां कहां पे उसने क्या क्या कांड किया था। ऐसे कांड घमंड में काम करता था दरोगा। पूरी जांचें बैठाता है, बहुत सारे भ्रष्टाचार की फाइलें खुल जाती हैं। दरोगा ने जहां घूस लिया था, जहां गरीब लोगों को प्रताड़ित किया था, सारी फाइलें खुलने के बाद दरोगा अजय को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब जब दरोगा अजय सस्पेंड हो जाते हैं, फिर विपिन उन्हें अपने कार्यालय बुलाता है और कहता है देखो, न कोई अमीर होता है न कोई गरीब होता है, सब समय समय का खेल है। समय अगर बलवान हो और इंसान आगे बढ़ने की ललक रखता हो तो उसके पढ़ाई में, उसके आगे बढ़ने में गरीबी मायने नहीं रखती। गरीबी उसे मजबूर नहीं बना सकती। तुम्हें वो दिन याद है जब तुम बुलेट से जा रहे थे, तुम्हारे कंधे पर स्टार लगे थे, तुम्हारे पूरी बॉडी पर वर्दी थी। मैं तुम्हें जय हिंद करना चाहता था और तुमने अपने गुरूर में
मुझे 2-3 हाथ मारा था। अजय रोने लगता है। रोने के बाद कहता है, साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था साहब। तब विपिन उसे समझाता है, देखो तुम दरोगा हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन समय किसी को नहीं छोड़ता है। अतीत वापस जरूर आता है, बदला जरूर लेता है। अब फिर उसके बाद अजय को एसपी साहब कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ, कुछ दिन बाद तुम्हें बहाल करेंगे, कुछ दिन तो तुम अभी मजे ले ही लो, सस्पेंड हुए हो नए नए। भेज देता है। आज दरोगा साहब को जीवन में पहली बार पछतावा हुआ था, और दरोगा साहब को यह भी डर खाया जा रहा था। तो पीछे के जो कर्म है, जितनी फाइलें हैं वो सब खुल चुकी हैं। अगर उन फाइलों में सत्यता से 2% भी जांच हो गई ना, तो नौकरी जाएगी ही। बाकी क्या होगा वो कप्तान साहब जाने और ईश्वर ही जाने। रातों की नींदें हराम हो चुकी थी दरोगा साहब की, स्थिति ये आ चुकी थी। खैर, अब जब वो अपने कार्यालय पहुंचता है, अपने पिताजी से सारी बातें बताता है। उसके पिताजी बड़ा दिल करके कहते हैं, बेटा माफ कर दो, कोई बात नहीं। तो विपिन कहता है कि पिताजी माफ कर दूंगा, लेकिन उसने माफ करने लायक काम नहीं किया था। अब दोनों लोग, उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी, खाना लेकर आती है, अचानक थाली हाथ से गिर जाती। अब विपिन के पिताजी कहते हैं, बेटा देखो अब तुम्हारी माँ भी बूढ़ी हो चुकी है और अब गांव लौटने का समय हो चुका है। अब गांव लौटने का समय हो चुका है। विपिन कहता है कि हाँ पिताजी, कल मैं भी सोच रहा था कब हम लोगों को गांव जाना चाहिए, गांव में कितने दिन से ताला बंद है। उसके पिताजी और माताजी अगले ही दिन सरकारी गाड़ी से वो गांव भेज देता है। कुछ दिन बाद उसका शादी का रिश्ता आने लगता है। शादी का रिश्ता जब आने लगता है तो एक लड़की देखकर शादी होती है। शादी जब तय होती है तो लड़की से कहता कि देखो मैं भले ही पुलिस कप्तान हूं, लेकिन तुम्हें गांव में ही रहना पड़ेगा, मेरी माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी। अब लड़की कहती है कि ठीक है। और फिर विपिन की धूमधाम से शादी होती है, और शादी होने के बाद उसकी दुल्हन आती है। दुल्हन गांव में ही रहती है, वो माता पिता की, अपने सास ससुर की सेवा करती है। इस प्रकार से एक गरीब लड़के का जीवन, एक गरीब परिवार के मजदूर व्यक्ति का, जो मुखिया था घर का, उसने अपने बेटे का जीवन बना दिया। शायद वो दरोगा ने थप्पड़ ना मारा होता, और शायद दरोगा के पिताजी ने इतना जलील ना किया होता उसके पिताजी को, तो ये सारी कहानी ना होती। तो ये संयोग भी था, एक इत्तेफाक भी था। फिलहाल आप दरोगा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप इस लड़के के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप इस लड़के के पिताजी के संघर्ष के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी पूरी कहानी के बारे में क्या राय है? आप ये पूरी कहानी कहाँ से देख रहे थे, और आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और अपने जगह का भी नाम उल्लेख करिएगा कि आप ये पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, कहां से देख रहे थे, ताकि मैं अगली कहानी में आपका नाम जरूर ले पाऊं। मिलता हूं ऐसी एक दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।